हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और मैं आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी में आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो हम लोगों का यूनिट नंबर 6 जो था रिप्रोडक्शन से संबंधित, उसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, फर्स्ट चैप्टर आपका यूनिट 6 का सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उसमें आपको जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 पे ध्यान देंगे, और जो बच्चे केवल बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 1 पे कोई भी ध्यान नहीं देंगे। उससे कोई भी आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 2 जो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर नंबर 4 दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये यूनिट नंबर 6 जो है ये आज कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें आपके तीनों चैप्टर्स कवर किए जा चुके हैं। अब मैंने पहले भी आपको बोला है और आज फिर से बोल रही हूँ, अगर इस यूनिट में आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर चल रहा था, उस चैप्टर में आपको क्या चीजों के बारे में जानना था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या का विस्फोट हो जाना। यानी कि कुछ ऐसे उपायों को आगे आना जरूरी था जिससे जनसंख्या का विस्फोट जो हो गया है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब ये नहीं बोला जा सकता कि जनसंख्या का विस्फोट होने से रोका जा सके, क्योंकि ऑलरेडी जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है ना। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हुआ, इसके कारण हम जान सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारण रहे होंगे जिससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। बहुत बड़ा कारण तो ये रहा होगा कि जब देखो वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, हेल्थ फैसिलिटीज को अच्छा करने के लिए इस पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना जरूरी था। अब इस पॉपुलेशन पे कंट्रोल होना जरूरी था, लेकिन इसके क्या कारण थे, क्यों ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गई, वो देखने के लिए आपको पॉइंट नंबर 1 कि जो डेथ रेट थी, जो मृत्यु दर थी, उसमें बहुत कमी आ गई थी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारणों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डेथ रेट जो थी वो उसमें कमी आ गई थी, मतलब डिक्लाइन इन डेथ रेट और इंक्लूडिंग मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी कि मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, इन दोनों में कमी आ गई थी। मतलब इसका 2 मीनिंग हम निकाल सकते हैं। एक तो ये कि डेथ रेट में कमी आ गई थी, और दूसरा ये कि चिकित्सा सेवाएं उन्नत हो चुकी थी, चिकित्सा सेवाएं अच्छी हो चुकी थी, इसलिए डेथ रेट में कमी आ गई थी। तो डेथ रेट में कमी आने के कारण क्या हो रहा था कि जितने भी शिशु हो रहे थे वो स्वस्थ और जीवित थे, और जो माएँ थी वो भी जीवित थी। तो उससे क्या हो रहा था कि और बच्चे होने की संभावना भी थी, और जो बच्चा हुआ है वो स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, तो पॉपुलेशन में वो योगदान कर रहा था। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी कि जो प्रजनन वाली एज होती है उस एज के लोगों की संख्या बढ़ रही थी, यानी कि युवाओं की संख्या बढ़ रही थी, और इसलिए भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या परेशानी हुई, एवरी बेसिक नीड, यानी कि जो भी दैनिक आवश्यकताएं थी, जो भी आधारभूत आवश्यकताएं थी, उनको पूरा करने में मुश्किल आनी शुरू हो गई। मतलब किसी भी चीज की कमी हो जाना, तो एवरी बेसिक नीड की कमी होना आगे हो गया। अब इसके लिए क्या करना था, इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी था। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए काफी नारे दिए गए, जैसे कि हम दो हमारे दो कहा गया, बच्चा एक ही अच्छा कहा गया। अलग अलग समय पे सरकारों के द्वारा अलग अलग कोटेशंस, अलग अलग नारा दिया गया कि किसी तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। मतलब एक दंपति के 2 बच्चे हों या एक बच्चे हों, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चे, जैसा पुराने जमाने में होते थे वैसा ना हो, तो उसके लिए सरकारों ने बहुत सारे प्रयास किए, और निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप
काफी हद तक उस पर कंट्रोल किया जा सका है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि एकदम कंट्रोल हो चुका है, हम ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए क्या हुआ, बहुत जरूरी हो गया, इट हैज बिकम एसेंशियल टू चेक दिस इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब इस बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया। ठीक है, और फिर कुछ नियम भी सरकारों द्वारा बनाए गए, जैसे कि वन चाइल्ड नॉर्म लगाया गया, इंक्रीजिंग इन मैरिजेबल एज, जो कि अभी हो चुका है, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा दी गई, उनको 18 साल से 21 साल शादी की उम्र करी गई, और प्रमोट किया गया किस चीज को, जो सबसे इम्पोर्टेंट था कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, उनको प्रिवेंट किया गया, ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो चुका है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। मैं ये नहीं कहूंगी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने से रोकने के लिए ये करा गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑलरेडी हो चुका था, तो थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए ताकि बढ़ती हुई इस जनसंख्या पर थोड़ी सी रोक लगाई जा सके। तो उसके लिए प्रमोशन किया जाने लगा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का, कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे कॉन्ट्रासेप्शन हो और जिससे गर्भ धारण की संभावना कम हो और पॉपुलेशन पर कंट्रोल किया जा सके। तो सबसे पहला क्या था, बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल यानी कि परिवार नियोजन हम इसे कह सकते हैं, जो बर्थ हो रही है उस पर कंट्रोल होना, उसी को हम बर्थ कंट्रोल कहते हैं। बर्थ कंट्रोल का मतलब है कि दंपति स्वयं जागरूक हो जाएं और खुद ये समझें कि हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को अच्छा खाना देना चाहते हैं, हम अपने बच्चे को अच्छा भोजन देना चाहते हैं। हर दंपति के मन में ये भाव भरना कि जो बच्चे हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, उनको अच्छा जीवन, अच्छा पालन पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, ये सब आपकी जिम्मेदारी है, और इसके लिए अगर बहुत ज्यादा बच्चे होंगे तो आप इस जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या नेसेसिटी हो गई, इसके लिए ये आवश्यक हो गया कि बर्थ कंट्रोल के उपायों पर दंपतियों को जागरूक किया जाए, उन्हें समझाया जाए कि किस तरह से बर्थ कंट्रोल करके, किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स का यूज करके पॉपुलेशन का कंट्रोल किया जा सकता है। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, increase in the population density of a country results in a number of social and economic concerns, यानी कि बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक मुद्दे जो हैं उनमें वृद्धि होने लगी। किसी भी कंट्री की डेंसिटी जब बढ़ती है, यानी कि किसी भी देश का जब घनत्व बढ़ता है, जनसंख्या घनत्व की यहाँ पर बेसिकली बात हो रही है, किसी भी देश का जब जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, तो आप सभी को पता है कि भारत जो है चाइना के बाद सबसे बड़ा मार्केट है, यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो कोई भी प्रोडक्ट अगर लॉन्च होता है पूरे विश्व में तो उसको हिट होने के लिए, अगर वो भारत में हिट हो गया तो ऑलरेडी उसको हिट मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है वो बहुत ज्यादा है, तो आर्थिक मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है जनसंख्या का। तो पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में सोचना इसलिए भी आवश्यक हो गया था। पर कैपिटा इनकम गेट्स डिक्रीज्ड, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जो थी वो कम हो चुकी थी। जब जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई थी तो प्रति व्यक्ति आय जो थी वो कम हो गई थी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी क्यों था, उसके रीजन आप सभी को समझ में आ रहे हैं। हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन गेट्स अफेक्टेड, जो इतनी बड़ी संख्या में जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उससे क्या हो रहा था, जनमानस के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा था, जनमानस का हेल्थ अफेक्ट हो रहा था, यानी कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। जितनी चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता है सभी व्यक्तियों को, उतनी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। आप सभी को पता है कि कोविड के टाइम में भारत देश ने बहुत अच्छा काम किया, बड़े बड़े विकसित देशों ने वो काम नहीं किया जो हमारे भारत देश ने किया, लेकिन फिर भी जितनी आवश्यकता थी उस लेवल पर हम
नहीं पहुंच पा रहे थे, उसका कारण क्या था? बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी, बहुत गवर्नमेंट्स की प्रयास के बाद भी, बहुत एनजीओज के प्रयास के बाद भी हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था। और इसका कारण क्या था बच्चों? इसका कारण केवल सामान्य सा यही कारण था कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है और हमारे पास संसाधनों की कमी है। हम जैसे ही अपने संसाधन बढ़ाते हैं, तो जब तक कोई संसाधन बढ़ता है तब तक जनसंख्या और ज्यादा बढ़ चुकी होती है। तो इसलिए संसाधनों को यदि जनसंख्या के बढ़ते स्तर के हिसाब से बढ़े तभी बात बनेगी। तो संसाधन बढ़ाना इतना इजी नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता था। इसलिए बहुत सारे सरकारी प्रयासों के द्वारा इस तरीके से परिवार नियोजन वाले कार्यक्रम चलाए जाने लगे और बर्थ कंट्रोल को बढ़ावा दिया जाने लगा। और उसके अलावा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाने के कारण क्या हो गया था कि ओवर यूटिलाइजेशन होने लगा था। कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो प्राकृतिक संसाधन है उसका ओवर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ओवर यूटिलाइजेशन को आप दोहन कह सकते हैं। दोहन एक तो होता है कि हम नॉर्मली किसी भी संसाधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा होता है कि हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर रहे हैं। दोहन करने का मतलब है कि हम यूज से ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कि हम किसी भी प्राकृतिक संसाधन का दोहन करने लगे। तो पॉपुलेशन कंट्रोल जो हुए, इसमें मेन जो आपका इस चैप्टर का कंसर्न है, जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर है, इसका कंसर्न जो है वो क्या है? आपको पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कौन कौन से उपाय हैं जो सामने आए उसके बारे में बात करेंगे। आम जनमानस को मजबूर कर दिया गया ये सोचने के लिए सरकारों के द्वारा कि आप गर्भ निरोध के उपायों के बारे में सोचें और परिवार में जो बढ़ती जनसंख्या है उसको कंट्रोल कर सके। परिवार जैसा ही होता है। परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार, हम दो हमारे दो, बच्चा एक ही अच्छा, ये सारे बहुत सारे बड़े बड़े नारे दिए गए और लोगों को ये जागरूक किया जाए कि आप गर्भ निरोध के उपायों के बारे में सभी दंपतियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से, हॉस्पिटल्स के माध्यम से और खास तौर पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो थी उनके माध्यम से लोगों को, एनजीओज के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाने लगा कि आप बिना किसी परेशानी के भी गर्भ निरोध के उपायों का इस्तेमाल करके बच्चे होने से रोक सकते हैं, है ना? क्योंकि पुराने जमाने में महिलाओं को ये होता था कि ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है और इस पर छेड़खानी अच्छी नहीं है। तो इस बारे में उनको जागरूक किया जाना कि छेड़खानी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप ठीक तरीके से, प्लान्ड तरीके से गर्भ निरोध के उपायों का इस्तेमाल करते हैं तो आप गर्भ धारण की संभावना से बचे रह सकते हैं। गर्भ निरोध के उपायों के बारे में उनको जागरूक करना ही एक रास्ता था जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल किया जा सकता था या बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जा सकती थी। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाने के लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया लोगों को ये एजुकेट करना कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है और इसके दुष्प्रभावों के बारे में उनको बताना। तो कौन कौन से तरीके थे जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती थी? क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट एडवांटेजेस ऑफ स्मॉल फैमिली, लोगों को जागरूक करना। देखिए पुराने जमाने में बच्चों, आप सभी ने देखा है बहुत बड़े, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के पास भी 5-5, 6-6 बच्चे होते थे। तो लोगों को ये जागरूक कर पाना, ये इस तरीके से उनको समझा पाना कि छोटा परिवार जो है वो सुखी परिवार होता है, छोटे परिवार से आप सुखी रह सकते हैं, ये उनको समझाना, ये जागरूकता फैलाना, ये पॉपुलेशन कंट्रोल का तरीका था।
लोगों को ये समझाया जाना कि यदि छोटा परिवार रहेगा तो वो सुखी परिवार रहेगा, और उसको साबित करके दिखाना कि छोटा परिवार जो है वही सुखी परिवार है। अगर परिवार बहुत बड़ा है तो वो परिवार सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसको हर छोटी छोटी बेसिक नीड की स्कैर्सिटी हो जाएगी, उसकी कमी होने लग जाएगी, है ना। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके थे। मैरिड कपल्स को खास तौर पे ये एजुकेट करना कि दो बच्चों के बीच में अंतर आवश्यक है। अगर किसी के पास दो बच्चे हैं तो उनके बीच में अंतर आवश्यक है, क्योंकि एक महिला जो है वो हर साल एक बच्चे को जन्म दे सकती है ना। तो लोगों को ये समझाया जाना शादीशुदा दंपतियों को कि दो बच्चों के बीच में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। उससे भी क्या होता है, उससे भी ये भी पॉपुलेशन कंट्रोल का एक तरीका था, लेकिन ये बहुत ज्यादा कारगर नहीं हुआ। दूसरा, एडवाइजिंग पीपल अबाउट फैमिली प्लानिंग, लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जागरूक करना, मतलब नियोजित तरीके से, मैनेज तरीके से परिवार को चलाना। फैमिली प्लानिंग का मतलब है कि परिवार नियोजन के कार्यक्रमों के बारे में बात करना, उनको समझाना कि किस तरह से परिवार नियोजन किया जा सकता है, उसके लिए कौन कौन से रास्ते अपनाए जा सकते हैं। तो बहुत सारी गवर्नमेंट्स जो भी थी, जो भी आई, सारी सरकारों ने बहुत कोशिश की, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे चलाए गए जहां पे एनकरेज किया जाने लगा, किस चीज को एनकरेज किया जाने लगा, स्मॉल फैमिलीज को बाय मीन्स ऑफ वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, यानी कि लोगों को मजबूर किया जाने लगा इस चीज के लिए कि कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचना अब आवश्यक है। अब समय आ गया है जब कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो थे बच्चों, वो दो प्रकार के थे। पहला जो प्राकृतिक तरीके थे, और दूसरा ऐसे तरीके जो प्राकृतिक नहीं थे लेकिन मनुष्यों के द्वारा ये डेवलप किए गए थे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दो तरीके के होते हैं। पहला तो आपका होता है नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि ऐसे तरीके, गर्भ निरोध के प्राकृतिक विधियां, गर्भ निरोध की प्राकृतिक विधियां, वो आपका कॉन्ट्रासेप्शन, नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कहलाया। गर्भ निरोध के प्राकृतिक उपाय, और दूसरे उपाय जो स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे थे, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन थे, यानी कि ये सारे गर्भ निरोध के कृत्रिम उपाय थे जो डेवलप किए गए थे। किसके द्वारा? जो डेवलप किए गए थे मनुष्यों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा। आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कृत्रिम गर्भ निरोध के उपाय। कृत्रिम गर्भ निरोध के उपाय। अब ये जो आपका चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे वो आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वाले हेडिंग से ही ज्यादातर आएंगे। ये जो आपका हेडिंग है आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये आपका इम्पोर्टेंट लिख रही हूं मैं, क्योंकि इसके जो तरीके हैं वही तरीके खास तौर पर आपको एग्जाम में आएंगे। जैसे ये आपका क्या है, बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड। ये कैसा है? ये पिल्स मेथड है, जहां पर गोलियां खाकर गर्भ निरोध करवाया जा सकता है। और ये मेथड कैसा है? ये मेथड है आपका सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, सर्जिकल मेथड दो तरीके का होता है, दो तरीके का होता है जिसके बारे में मैं आपको, एक तो ऐसा जो पुरुषों में हो रहा हो और एक ऐसा जो महिलाओं में हो रहा हो।
सर्जिकल मेथड का मतलब है उसमें आपको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों मेथड्स जो हैं, ये दोनों मेथड्स प्राइवेसी को बरकरार रखते हुए लिए जा सकते हैं। बैरियर मेथड्स में पिल्स भी आप अपनी इच्छा के अनुसार एक बार डॉक्टर से सलाह लेके और फिर ले सकते हैं, लेकिन जब सर्जिकल मेथड्स की बात आती है तो सर्जिकल मेथड्स जो हैं उसके लिए आपको किसी भी डॉक्टर की, गायनोकोलॉजिस्ट की जरूरत होती है जो थोड़ी सी सर्जरी के माध्यम से आपको गर्भ निरोध के उपायों के बारे में जागरूक करके और कर देता है। लेकिन शर्त ये है कि ये दोनों रिवर्सिबल हैं। बैरियर मेथड और पिल्स मेथड ये दोनों रिवर्सिबल मेथड हैं। कैसे मेथड्स हैं बच्चों? रिवर्सिबल, यानी जब आप चाहें तब इन उपायों पर रोक लगा करके गर्भ धारण किया जा सकता है। लेकिन जो सर्जिकल मेथड है ये रिवर्सिबल नहीं है। ये कैसा है? ये नॉन रिवर्सिबल है। नॉन रिवर्सिबल का मतलब होता है कि एक बार यदि आपने डिसाइड कर लिया कि सर्जिकल मेथड के थ्रू गर्भ निरोध वाला उपाय अपनाना है तो इसके बाद दोबारा से यदि आप चाहें तो गर्भ धारण नहीं किया जा सकता है। और ये सर्जिकल मेथड्स कहलाते हैं वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी, जहां पर उस ऑर्गन का जो ट्यूब है जहां से स्पर्म और ओवम जिस रास्ते से इकट्ठा होकर के फर्टिलाइज करते हैं उन ट्यूब्स में ही कट लगा करके बंध लगा दिया जाए तो वो सर्जिकल मेथड जो है वो नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। मतलब एक बार कट लग जाने के बाद वापस से उसको जोड़ा नहीं जाता है। तो ये मेथड जो है ये तभी अपनाया जाता है जब 100% ये संभावना हो कि अब बच्चे नहीं करने हैं। तो कुछ लोग इसको, जब ये हो जाता है कि अब नहीं बच्चे पैदा करने हैं बिल्कुल 100%, तो प्रसव के दौरान ही महिला की नसबंदी की जा सकती है। नेचुरल मेथड क्या है बच्चों? अवॉइडिंग द कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म, यानी स्पर्म और ओवम को आसपास आने देने से रोकने का जो तरीका था वही नेचुरल मीन्स ऑफ कंट्रासेप्शन था। यानी गर्भ निरोध का ये प्राकृतिक उपाय था। और गर्भ निरोध के इस प्राकृतिक उपाय में पहला ये था कि उस समय 10th से 17th डे के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाना ताकि गर्भ धारण हो ही ना सके, है ना, पहला पॉइंट। और ये लैक्टेशनल एमिनोरिया जो कहते हैं कि जब माँ जिस समय बच्चे को दूध पिला रही होती है उस समय पे गर्भ धारण की संभावना कम होती है। तो ये जो प्राकृतिक उपाय थे बच्चों ये प्रभावी नहीं थे। ये जो प्राकृतिक उपाय थे ये क्या थे? ये प्रभावी नहीं थे। और जब प्राकृतिक उपाय प्रभावी नहीं थे तो आर्टिफिशियल मेथड्स जो है वो चलन में आए। प्राकृतिक उपाय प्रभावी नहीं थे इसलिए आर्टिफिशियल मेथड्स चलन में आए। तो प्राकृतिक उपाय पूर्ण प्रभावी नहीं थे। ये नहीं कह सकते कि प्रभावी नहीं थे, लेकिन प्रभावी पूर्ण रूप से ये प्रभावी नहीं थे। पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं थे। और पूर्ण रूप से प्रभावी ना होने का मतलब ये था कि यदि ये पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं थे तो क्या था? फिजिकली प्रिवेंट करना, स्पर्म और ओवम को आसपास ना आने देना, उसके लिए कुछ कृत्रिम तरीके अपनाए गए, कुछ आर्टिफिशियल मेथड्स अपनाए गए। जिसमें पहला मेथड जो था वो था बैरियर्स, जिसके बारे में अभी हमने बात करी कि ये ऐसा तरीका कि जो रिवर्सिबल है, आप अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहें तब बैरियर लगा सकते हैं। स्पर्म और ओवम को आसपास आने से रोका जा सकता है और उसके लिए कुछ उपायों का यूज किया जाने लगा जो कि मार्केट में और हॉस्पिटल्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थे, सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पे अवेलेबल थे। और खास तौर पे गांवों की जनता को ये जागरूक किया जाने लगा कि इस तरीके के उपायों का यूज करके आप क्या कर सकते हैं?
गर्भ धारण से बच सकते हैं, है ना। दूसरा क्या था, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस यानी कि आईयूडीज का यूज। आईयूडीज का यूज ऐसा था कि जहां पे कुछ ऐसे इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस का यूज किया जाए, यानी कि महिला के यूट्रस में कुछ ऐसे डिवाइसेस को लगा दिया जाए जिसमें हार्मोन रिलीज होता हो और उससे स्पर्म्स की फेगोसाइटोसिस बढ़ जाए, और जिस या तो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस में कॉपर आयंस रिलीज करें वो, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी जो है उसको डिक्रीज किया जा सके। तो ये तो इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस थी। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस में मैंने आपको बताया था कि मल्टीलोड 375 है, लिपस लूप है, कॉपर टी है, ये सारे इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस थे। उसके बाद फिर उसके पहले ही मतलब साथ साथ ही चलन में बहुत पहले आ चुकी थी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जो पहले हार्मोन्स वाली होती थी। प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होता था, और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन वाला हार्मोन लेने का मतलब ये होता था कि जो महिला का शरीर है उसमें हार्मोन्स पहले से डाले जाएं, है ना, और उससे क्या हो, ये हार्मोनल बैलेंस पर काम करती थी। ये महिला के शरीर में हार्मोनल बैलेंस पे काम करती थी। इनको डे 1 से डे 21 तक लेना होता था, और एक हफ्ते के गैप के बाद अगेन इसको स्टार्ट करना होता था। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट ये था कि ये गोली किसी भी दिन मिस नहीं की जा सकती थी, ठीक है। उसके बाद एक और गोली आई जिसको हम सहेली के नाम से जानते हैं। सहेली भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी। तो इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी गोली ऐसी थी जो नॉन स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन था जिसका। सहेली थी जो कैसे ली जाती थी, वंस इन अ वीक, वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक ही बार ली जानी थी, और ये हार्मोन बेस्ड नहीं थी, और ये प्रभावी भी ज्यादा थी। तो एक बार नीट के एग्जाम में यहाँ तक पूछा गया था कि सहेली जो है वो कहाँ पे डेवलप की गई, सहेली गोली जो है वो कहाँ पे डेवलप की गई, उस इंस्टीट्यूट का नाम भी पूछा गया था। लखनऊ में डेवलप की गई थी ये। और इसके अलावा फिर सर्जिकल मेथड्स जो नॉन रिवर्सिबल मेथड्स हैं, यानी सर्जिकल मेथड्स ऐसे हैं जो नॉन रिवर्सिबल हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वेसेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी, और ट्यूबेक्टोमी यानी कि महिला नसबंदी। महिला नसबंदी, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी, ये दोनों आए। तो पुरुष नसबंदी में क्या होता था कि रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द वास्ट डिफरेंस इन मेल्स, जो टेस्टिस से निकलने वाली ट्यूब थी जो यूरेथ्रा तक जा रही थी, जो किसका, जो स्पर्म को लेके जाती थी, उस ट्यूब में बीच में कट लगा करके बंध लगा दिया जाना, उसको हम पुरुष नसबंदी कहते हैं। और ट्यूबेक्टोमी का मतलब होता है महिला नसबंदी, जिसमें एक छोटा पार्ट फेलोपियन ट्यूब का रिमूव कर दिया जाए। महिला के शरीर में ओवरीज जो होती हैं, ओवरीज के पास एक फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो फनल लाइक स्ट्रक्चर फिर बाद में ओविडक्ट, या जैसे हम फेलोपियन ट्यूब, या जैसे हम अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी, अलग अलग नामों से जानते हैं, उसमें उसका एक छोटा पार्ट कट करके रिमूव कर दिया जाए, और जो ओवम है, जो सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, वो आपका एम्पुला जंक्शन तक ना पहुंचने पाए। इस प्रोसेस को हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जहां पे फेलोपियन ट्यूब के अंदर ये पावर ना रह जाए कि वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवा सके, बीच में कहीं रोक लगा दी जाए, कट कर दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं महिला नसबंदी। इस समय पे सरकारी हॉस्पिटल्स में प्रसव के दौरान ही महिला नसबंदी करवाने पर उनको पैसे, प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है, ताकि जब बच्चे, ये है कि हाँ 2 बच्चे हो गए तो उसके बाद महिला स्वयं अपनी इच्छा से
ये ट्यूबेक्टोमी वाली प्रोसेस करवा सके, साथ के साथ ही कराई जा रही है। अब इस समय पे इस पे प्रोत्साहन राशि भी सरकारी हॉस्पिटल्स में दी जा रही है। और इसके अलावा आर्टिफिशियल मेथड्स के जो भी थे, अब इनके बाद भी जब प्रॉब्लम्स बनी रही तब उसके बाद ये रास्ता अपनाया जाएगा MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का। और उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में लोगों को बताया जाने लगा, जागरूक किया जाने लगा कि किसी तरह से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी बता के लोगों को जागरूक किया जाए कि कम से कम डर से, अगर इच्छा से नहीं तो डर से व्यक्ति इस तरीके के मेथड्स का यूज करना शुरू करे, जिसमें सबसे नंबर 1 पर थे बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स का ज्यादा प्रोत्साहन किया गया ताकि लोगों को ये जागरूक किया जा सके कि इस तरह से आप यौन संचारित रोगों से भी बच सकते हैं, गर्भ धारण की संभावना भी मिनिमम कर सकते हैं और जनसंख्या विस्फोट को कंट्रोल करने में अपने देश का, जनसंख्या नियंत्रण करने में अपने देश का आप योगदान भी कर सकते हैं। मतलब एक तीर से कई निशाने साधे जाने लगे और लोगों को ये जागरूक किया जाने लगा कि किसी तरीके से ऐसे मेथड्स का यूज करके, तरीका क्या था उसका कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। MTP का मतलब क्या था कि ऐसा कुछ, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अपनी इच्छा से ही जो प्रेगनेंसी है, गर्भ है, उसको समाप्त किया जाना, लेकिन डॉक्टरी सलाह से, डॉक्टर की हेल्प से। तो ये कुछ तरीके थे बच्चों जो आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में पढ़े। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका यही है MTP वाला, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसके बारे में सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए हैं। लास्ट में मैं आपको ये भी बोलूंगी कि किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होने पर या कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो उसके लिए आप चैट के माध्यम से या हैंड रेज के माध्यम से पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।